नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जीएनटी आपके साथ, मैं हूं रेखा। और अब वो खबर जो कि चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ा देगी। जापान में भारत और जापान की सेनाओं के जवान मिलकर अभ्यास कर रहे हैं। वायुसेना और नेवी के अभ्यास के बाद अब थल सेना के जवान इस सालाना अभ्यास में शामिल हो रहे हैं। भारत की सरहदों पर चीन और पाकिस्तान की चालों को नाकाम करने के लिए ये अभ्यास काफी मददगार साबित हो सकता है। ये कर्म क्षेत्र है, ये धर्म क्षेत्र है, ये लड़ाई की तैयारियों को परखने का रण क्षेत्र है। मैदान जंग में हुंकार के लिए सेनाएं तैयार हैं। रण क्षेत्र में जाबाजी से पहले अपना दमखम दिखाने का ये खास मौका है। आपस में तालमेल और सहयोग से जंग जीतने के गुर सीखने का ये नायाब अवसर है। ये तस्वीर भारत और जापान की सेनाओं के संयुक्त धर्म गार्जियन अभ्यास की है, जहां भारत और जापान की सेनाओं के जवान आमने सामने हैं। लेकिन लड़ने के लिए नहीं, बल्कि ये तो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर युद्ध की रणनीतियां साझा कर रहे हैं। भारत और जापान का ये धार्मिक गार्जियन अभ्यास इन दिनों जापान के शिगा प्रांत के कैंप इमाजू में चल रहा है। इस दौरान दोनों सेनाओं के जवान एक दूसरे से मैदानी जंग के दांव पेच सीखने और साझा करने में जुटे हैं। भारतीय सेना की गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स JJSDF की इन्फेंट्री रेजिमेंट इस संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास में भाग ले रही है। भारत और जापान के बीच संयुक्त धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास इस बार का चौथा संस्करण है। पिछले साल कर्नाटक के बेलगाम में दोनों देशों की सेनाओं ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया था। 2019 में मिजोरम के काउंटर इंसर्जेंसी एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल में ये अभ्यास आयोजित किया गया था। 2018 में भी मिजोरम में ही ये अभ्यास आयोजित हुआ था। धर्म गार्जियन अभ्यास के दौरान एक तरफ जवानों को मन, मस्तिष्क और बदन की फिटनेस के लिए भारतीय परंपरा के अनुसार योग, आसन, प्राणायाम की ट्रेनिंग दी जाती है, तो साथ ही साथ मार्शल आर्ट्स के जापानी गुर भी सिखाए जाते हैं। ये अभ्यास शहरी, अर्ध शहरी और जंगली इलाकों में किया जाता है। इस अभ्यास में न केवल दुर्गम इलाकों में बल्कि नाजुक हालात में भी ऑपरेशन चलाने के लिए दोनों सेनाओं के जवान अपने अपने तौर तरीकों की नुमाइश करते हैं और इससे जुड़े टिप्स आपस में साझा करते हैं। संयुक्त अभ्यास के दौरान हो रही कार्रवाई से साफ जाहिर है कि इसका मकसद न केवल जंग के हालात में पुख्ता कार्रवाई का है, बल्कि आतंकवाद जैसी गतिविधियों से निपटने के लिए ठोस तैयारी करना है। जापान के मुकाबले भारत को आतंकवाद और सरहदों से घुसपैठ की समस्या का खास तौर से सामना करना पड़ता है, क्योंकि कभी पाकिस्तान की शह पर आतंकी भारत में घुसने की कोशिश करते हैं, तो अक्सर पूर्वी लद्दाख और पूर्वोत्तर में चीन सरहद की स्थिति से छेड़छाड़ की हिमाकत करता है। ऐसे में जापान की सेना के साथ मिलकर ये अभ्यास भारत के लिए पड़ोसी देशों की नापाक हरकतों से निपटने में बेहद कारगर साबित होने वाला है। वहीं 2 सप्ताह के इस अभ्यास में भारत और जापान की सेनाओं को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने, अपने व्यापक अनुभव साझा करने और हालात के मुताबिक कार्रवाई के लिए जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। धर्म गार्जियन एक्सरसाइज का खास मकसद भारत और जापान के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाना और मजबूत करना है। अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय और जापानी सेना के जवान 12 फरवरी को कैंप इमाजू पहुंचे तो शानदार स्वागत हुआ। 17 फरवरी को शुरू हुआ ये संयुक्त अभ्यास 2 मार्च तक चलेगा। इस दौरान दोनों देशों की सेनाओं के जवान मिलकर योजना बनाने और सामरिक अभ्यास करने के लिए अपने अनुभवों को साझा करेंगे, तो साथ ही साथ भारत और जापान के बीच द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ दोस्ती भी मजबूत होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक गुड न्यूज आई है। जल्द ही विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य सहित सबसे बड़ी युद्ध पोतों पर स्वदेशी अग्निशमन बोट यानी कि फायर फाइटिंग बोट तैनात होने वाले हैं। कैसे, देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की सेनाओं में स्वदेशी को बढ़ावा देने की ओर एक और बड़ा कदम उठाया गया है। रक्षा क्षेत्र में देश मेड इन इंडिया के तहत एक बड़ी सफलता हासिल करने जा रहा है। गुड न्यूज ये है कि जल्द ही विमान वाहक पोत INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य सहित
सबसे बड़े युद्धपोतों पर स्वदेशी अग्निशमन तैनात होने वाले हैं। फायर कंट्रोल में ये बॉट अहम भूमिका निभाएंगी और नौसेना को सुरक्षित रखेंगी। समंदर के इन दोनों सिकंदर आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर ये फायर फाइटिंग बॉट स्वदेशी की शान बढ़ाएंगी। इनके तैनात किए जाने की खबर नौसेना को आत्मनिर्भर करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगी। हमने एक फायर फाइटिंग बॉट जो इंडिजिनसली डेवलप किया है, वो अभी ट्रायल्स हो चुका है आईएनएस विक्रांत पे और आईएनएस विक्रमादित्य पे, और उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करके उसको अभी अब सप्लाई भी शुरू हो गया है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ ही महीनों में जो टेक्नोलॉजी हमने शुरू की थी वो हमारे इंडस्ट्री ने प्रोवाइड करके सप्लाई भी कर दी। नौसेना अधिकारी के मुताबिक मेड इन इंडिया के तहत समुद्री बल के लिए लगातार नित नई पहल की जा रही है। सिर्फ फायर फाइटिंग बॉट ही नहीं, नौसेना भारतीय नौसेना ब्लू ग्रीन रेजर जैसी गेम चेंजिंग तकनीकों को शामिल करने पर भी काम कर रही है, जो पानी के नीचे के जहाजों और वस्तुओं का पता लगाने में मदद कर सकती है। एक्चुअली बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लेकिन उसमें से गिन चुन के सबसे महत्वपूर्ण होगी ब्लू ग्रीन लेजर। यह एक टेक्नोलॉजी है जिससे हम अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स और सबमरीन्स को डिटेक्ट कर सकेंगे, और ये हम जो भी टेक्नोलॉजी देख रहे हैं उसका ड्यूअल पर्पस है, क्योंकि अगर हम उसको अगर जो निर्धारित हमें रेंजेस चाहिए वो नहीं मिली, अगर कम भी मिली तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने में भारतीय नौसेना सफल हो रही है। नौसेना स्वदेशी परियोजनाओं के लिए किए गए वादों को जल्द पूरा कर लेगी। नौसेना का दावा है कि वो 15 अगस्त तक स्वदेशी परियोजनाओं के तहत किए अपने सभी वादे पूरा करेगी और आत्मनिर्भर नौसेना का सपना साकार होगा। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारतीय नौसेना की महिला नेवी अफसरों की अखिल महिला कार रैली जैसलमेर पहुंची है, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। महिला अफसरों की ये कार रैली महिला सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्रीय एकता की अलख जगा रही है। नेवी की ये 8 महिला ऑफिसर 12 दिन में 2300 किलोमीटर की यात्रा पर हैं। रेत के समंदर में नौसेना की महिला अधिकारियों की हुंकार। नौसेना की 8 महिला ऑफिसर 12 दिन तक 2300 किलोमीटर की कार रैली के दौरान दिल्ली से जैसलमेर पहुंची। जैसलमेर पहुंचने पर इनका जोरदार स्वागत किया गया। भारतीय सेना, वायुसेना और बीएसएफ ने इनके आने पर अपने शौर्य और साहस का भी प्रदर्शन किया। हमारी मेन मकसद है कि सारे हम जो भी डिजर्विंग और नीडी ऑर्गेनाइजेशंस है, जहाँ पे भी हम थोड़े से भी मदद कर सके, हम जाके हेल्प करें, हम जाके सबसे मिले। एंड इट इज बीन एन ऑनर फॉर अस टू कम एंड विजिट दिस प्लेस एज वेल। और अब हम लोंगेवाल जाएंगे, हमारे फॉलन वॉर हीरोज को वहाँ पे हम रिस्पेक्ट और ऑनर करने जा रहे हैं। तो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू लोंगेवाल नेक्स्ट। इस मौके पर नेवी की महिला अफसरों ने नेवी में महिलाओं को मिल रहे मौकों पर खुशी जताई और कहा कि वो किसी से कम नहीं। उन्होंने नेवी के बढ़ते स्वदेशी कदमों की सराहना भी की। हम लोग सब निकले हैं एक मोटिव के साथ कि हमें अवेयरनेस फैलाना है, हमें दूर दराज में बच्चों से मिलना है। जैसे अभी यहाँ हम आए हैं समग्र समाज विकास समिति में, बच्चों से मिलकर हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कोशिश कर रहे हैं हम किस तरीके से उन्हें अपनी तरफ से हेल्प प्रदान कर सकते हैं, हम वो देखकर उन्हें हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। और हम स्कूल्स में जाकर अवेयरनेस दे रहे हैं कि कैसे बच्चे आगे आकर नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम भारतीय नौसेना की बात करें, एकजुटता की बात करें, वो वहाँ पे बखूबी निभाई जाती है। इसीलिए कोई चैलेंजेस बहुत फीके लगते हैं और उन चैलेंजेस को पार करना बहुत आसान लगता है। तो एकजुटता है हमारी भारतीय नौसेना में, जिस वजह से हमें चैलेंजेस नहीं लगते हैं। जैसलमेर विजिट में इन नेवी ऑफिसर्स ने भारत पाकिस्तान के 1971 के युद्ध के लिए फेमस लोंगेवाला बैटल ग्राउंड में जाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नई दिल्ली से युद्ध स्मारक लोंगेवाला तक शी इन अनस्टॉपेबल के स्लोगन और टैगलाइन सोर हाई के साथ इनकी अखिल महिला कार रैली बीकानेर, जैसलमेर, लोंगेवाला, जोधपुर, उदयपुर से होते हुए वापस दिल्ली पहुंचेगी। ये रैली 14 से 25 फरवरी तक 12 दिनों में 2300 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। नौसेना की ये 8 महिलाएं वुमेन एम्पावरमेंट का प्रतीक तो है ही, ये राष्ट्रीय एकता की अलख भी जगा रही हैं।
विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। बात अब करेंगे चंडीगढ़ की, जहां पर रोज फेस्टिवल चल रहा है और इसमें विंटेज और क्लासिक गाड़ियों को प्रदर्शित किया जा रहा है। दूसरे विश्व युद्ध से पहले कारों को देखने का मौका मिलने से लोग खुश तो नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उसकी तस्वीरें भी अपने मोबाइल में कैद करते नजर आ रहे हैं। शौक बड़ी चीज है जिसका कोई मोल नहीं हो सकता। इसी सोच के साथ एक से बढ़कर एक पुरानी कारों का चंडीगढ़ विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब संरक्षण करता आ रहा है। 1995 में बने इस क्लब के पीछे का मकसद यही है कि नई पीढ़ी इन गाड़ियों का दीदार कर सके और इनके बारे में जान सके। क्या आप लोगों को विंटेज और क्लासिक गाड़ी देखने का शौक है? आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो लोग हैं वो सेल्फी और फोटो खींच रहे हैं। क्या खासियत इन विंटेज और क्लासिक गाड़ियों में, आइए देखिए इस हमारी खास रिपोर्ट में। इन विंटेज और क्लासिक गाड़ियों में ऑस्टिन, मॉरिस, बीटल्स, फोर्ड टूरर, ओरिजिनल मारुति, अमेरिकी प्लायमाउथ, विंटेज मर्सिडीज, स्टैंडर्ड गजेल, ओपेल जैसी कारें शामिल हैं। हमारे क्लब में हम तकरीबन 20 मेंबर हैं और मेंबर्स के पास कुछ 40-45 गाड़ियां हैं। कुछ रिपेयर की हालत में होती हैं, कुछ ठीक हो रही होती हैं, कुछ कैसे होती हैं। अब हम लोग यहाँ यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन की इनविटेशन पे आते हैं, तो कोई सिलेक्शन ले आते हैं, 15-20 गाड़ी लगा देते हैं आप लोगों के लिए, तो उस तरीके से। ठीक है। तो सबसे पुरानी कौन सी गाड़ी? सबसे पुरानी गाड़ी मेरे पीछे खड़ी है जो ऑस्टन चमी, ये 1925 की है। उससे नेक्स्ट जो साथ में खड़ी है येलो और ब्लू, ये 1932 की है। तो आप देख सकते हैं। अक्सर आप विंटेज कार रैली के बारे में सुनते होंगे। विंटेज में वो कारें शामिल हैं जिनका निर्माण और डिजाइन दूसरे विश्व युद्ध से पहले हुआ था। यहाँ आप विंटेज और क्लासिक दोनों कार देख सकते हैं, लेकिन विंटेज और क्लासिक कार में क्या अंतर है, ये भी जान लीजिए। जो प्री 39 गाड़ियां हैं उनको विंटेज कहने लग गए हैं। अब क्योंकि अरसा बहुत ज्यादा हो गया था, तो फिर ये सुझाव हुआ क्योंकि और भी बहुत गाड़ियां हैं, उसके बाद का अरसा भी बहुत हो गया, तो फिर ये एक कन्वेंशन बन गई कि जो गाड़ियां 50 साल से ज्यादा होंगी हम उनको भी ले लेंगे, बट कॉल देम एज क्लासिक। ऐसे फिर ये टर्म डेवलप हो गई। इन पुरानी कारों का रखरखाव और मरम्मत आसान नहीं होता। इनके पार्ट पुर्जे मिलना भी बेहद मुश्किल होते हैं, लेकिन चंडीगढ़ के विंटेज एंड क्लासिक कार क्लब की कोशिश इन्हें हर हाल में दुरुस्त रखने की रहती है। अच्छी लग रही है, मजा आ रहा है देख के भैया। अच्छा लग रहा है। वो पुरानी चीजें ना जान की याददाश्त सी लग रही है, भी है ये चीज। देखने में भी अच्छा लगता है। कई मॉडल तो हमें अभी तक मूवीज वगैरह में देखने को मिलता है, वो है ना, तो वो ऐसा देखने को मिला, बहुत अच्छा लगा। ये कारें दूसरी कारों की तरह आमतौर पर सड़कों पर नहीं दिखती हैं। चंडीगढ़ में प्रदर्शित इन पुरानी कारों को देखने पहुंच रहे लोग इन्हें अपनी यादों में समेटकर रख लेना चाहते हैं। यही वजह है कि लोग अपने मोबाइल में इनकी तस्वीरें कैद करना नहीं भूलते। चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब खबर शाही लीची की। बिहार में पैदा होने वाली लीची की खास किस्म शाही लीची को अब डाक विभाग ने सम्मान दिया है और इस पर अब डाक टिकट भी जारी कर दिया गया है। आप भी देखिए। ये है बिहार की शान और मुजफ्फरपुर जिले की पहचान। ये मशहूर शाही लीची है जिसकी शोहरत देश ही नहीं दुनिया भर में है। शाही लीची के ये फल अब पेड़ों पर ही नहीं बल्कि पोस्टल स्टाम्प यानी डाक टिकट पर भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारतीय डाक विभाग ने शाही लीची पर 5 रुपए का नया डाक टिकट जारी कर दिया है। दरअसल डाक विभाग ने 12 राज्यों के खास फलों पर डाक टिकट जारी किए हैं। इनमें शाही लीची को भी शामिल किया गया है। डाक विभाग की इस पहल से लीची का कारोबार बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। पहला अवसर है कि शाही लीची पर डाक टिकट निकला है, 5 रुपए का है। इससे इसकी ब्रांडिंग तो बढ़ी ही है, डाक विभाग ने इसकी ब्रांडिंग कर दी,
जीआई टैग तो पहले से है, और दूसरा ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब फिलाटेली का विषय बन गया है। जहां कहीं भी कोई भी फिलाटेलिस्ट दुनिया के किसी भी देश में अगर फलों पर कलेक्शन करेगा तो शाही लीची वो जरूर कलेक्शन करेगा, उसका डिस्प्ले करेगा। इससे लीची का, शाही लीची का फेस वैल्यू बढ़ा है। इससे पहले डाक विभाग 2 बार शाही लीची पर स्पेशल एनवेलप कवर भी जारी कर चुका है, लेकिन अब इस पर डाक टिकट जारी हुआ है, जिसका इस्तेमाल देश में चिट्ठियां भेजने के लिए लिफाफे पर होगा। साथ ही जहां कहीं भी फलों पर डाक टिकट की प्रदर्शनी लगेगी, उनमें शाही लीची का भी ये टिकट जरूर दिखेगा। मणिभूषण, मुजफ्फरपुर, गुड न्यूज टुडे। आइए अब आपको दिखाते हैं देश के 1000 साल पुराने एक समुदाय की संस्कृति और परंपरा की झलक। देश में इस समुदाय की आबादी बहुत कम है। ये लोग अब सरकार से संरक्षण की भी मांग कर रहे हैं। ये लड़कियां झुंड बनाकर नाचने गाने में मग्न हैं। ये किसी उत्सव का मौका नहीं है, बल्कि गली मोहल्ले में इस तरह के लोक नृत्य और गीत का आयोजन यहाँ बसे धीमाल समुदाय की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग के नक्सलबाड़ी इलाके की हैं, जहां धीमाल समुदाय के लोग बसे हुए हैं। बताया जाता है कि इस घुमतू समुदाय के लोग असम से होकर 1000 साल पहले यहाँ आए और बस गए। समाज में इनकी पहचान पिछड़े और वंचित तबके के रूप में है। धीमाल जनगोष्ठी बहुत पुराना जनगोष्ठी है और हमारा यहाँ का जो ये है हंटर हुकर जो ऐतिहासिक लोग हैं, वो लोग भी धीमाल को एबोरिजिनल ट्राइब बोल के इंडिकेट किया था। ये लोक नृत्य और संगीत धीमाल समुदाय की हजारों साल पुरानी परंपरा की अनूठी तस्वीर है। इसमें बांस से बने 1-2 नहीं, बल्कि 12 किस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करके सुर और ताल की बेहतरीन जुगलबंदी पेश की जाती है, जिसमें इनकी जीवन शैली की भी साफ झलक दिखती है। इनके हाथों में घरेलू काम के सामान हैं और साथ ही साथ खेती और जीवन यापन की सामग्री भी इनके पास है, जिससे पता चलता है कि किस तरह से ये गुजर बसर कर रहे हैं। अभी धीमाल लोग कृषि ऊपर में निर्भर करता है और अपना जो ये लाइव स्टॉक है पशु पालन करता है। ये लोग सूअर पालन करता है, बकरी पालन करता है और मुर्गी पालन करता है और दूसरा का घर में जाके काम करता है। डेली वेज के बेसिस में यही करता है। कोई राजमिस्त्री हो गया, राजमिस्त्री का काम करता है। ऐसे करके वही लोग का दिन गुजरता है। खास बात यह है कि पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश में इस समुदाय के लोगों की तादाद महज 2000 के करीब है। दावा किया जा रहा है कि ये समुदाय विलुप्त होने की कगार पर है, लिहाजा इन्हें अब शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित करने की मांग की जा रही है, ताकि इन्हें सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का फायदा मिले, इनका वजूद बचा रहे और इनकी संस्कृति का भी संरक्षण हो सके। जयदीप बाग, दार्जिलिंग, गुड न्यूज टुडे। तो इन्हीं खास खबरों के साथ इस खास बुलेटिन में इतना ही।